एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इथिकल वे में भी सोचना होता है। नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन वो चीज़ इथिकली ठीक है, तो उस तरह से जो है हमें सोचना होता है। तो कितना रिलेवेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे इससे पहले हमने जो भी मेथड्स पढ़े इस चैप्टर में, तो वहाँ पे क्या क्या मेथड्स थे, अलग अलग मेथड्स हमने देखे जो कि हम डिसीजन के टाइम पे, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उन मेथड्स में हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हमें कम से कम खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न मिले। यही हमारे मेथड्स का मेन पर्पस रहता है कि कॉस्ट कम से कम रहे और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इफ़ ऑल रिलेटेड टू पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट ऑफ द थिंग एंड बेनिफिट टू सेल्फ, तो इसमें जो है सारी चीज़ें अपने बेनिफिट के आसपास ही घूम रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब हम जो भी है मतलब हमें बियॉन्ड मनी, पैसों से आगे, खुद से आगे भी सोचना चाहिए। फिर बोला कि कोई ह्यूमन बींग अकेले में नहीं रह सकता। मतलब अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो तो अगर आपको जंगल में अकेला रहना पड़े तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट और स्ट्रगल हो जाएगी। हम सभी को सोसाइटी चाहिए होती है विच इज़ वर्थ लिविंग, उनके साथ ही हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो द सोसाइटी कैन बी वर्थ लिविंग प्रोवाइडेड ऑल द सोसाइटी आर हैप्पी। तो वर्थ लिविंग कैसे होगा कि सोसाइटी के लोग खुश होंगे, वहाँ पे पीस रहेगा। देयर फॉर वेलबींग ऑफ ऑल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ अपना ही नहीं, जैसे इसमें बोला गया कि हम जनरली कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम खर्चा आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और हमारे जो डिसीजन है वो इसी के आसपास है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिले। फिर उसमें बोला है कि हम सिर्फ मतलब खुद के आगे, हमें अपने से ज़्यादा और अपने पैसे से आगे जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अकेले लाइफ नहीं काट सकते, हमें सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। और सोसाइटी में आप अच्छे से तब रह पाएंगे जब आपकी सोसाइटी बहुत अच्छे से रहेगी, वो बहुत खुश होगी। ठीक है, तो इसीलिए सभी का वेलबींग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें अच्छी क्वालिटी, तो वो हो जाएगा फेयरनेस, सहानुभूति, कंपैशन, रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए अपने ड्यूटीज़ को निभाना, लॉस को मानना। ठीक है, म्यूचुअल अकोमोडेशंस। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि एक अच्छी क्वालिटीज़ मानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम इथिकल या नॉन फाइनेंशियल वे में अगर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। द डिसीजन बेस्ड ऑन इथिक्स आर ड्रिवन बाय द डिफरेंट सेट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। पहली चीज़ क्या है, इज इट ट्रुथ, मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो क्या ये सही है, मतलब कोई झूठ इस तरह से तो नहीं है। द कंपनी शुड ऑलवेज स्टिक टू द ट्रुथ। हमेशा कंपनी को सही सच्चे डिसीजन लेने चाहिए। व्हेन यू स्पीक ऑफ ए ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड बिकॉज द ट्रूथ एज फैक्ट विल ऑलवेज रिमेन स्टोर्ड इन योर मेमोरी। अगर मान लीजिए आप कोई बात झूठ बोल रहे हैं तो झूठ के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में एक अलग से मेमोरी बनानी पड़ेगी कि मैंने इसको ये बोला है। किसी को आप कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अलग से अपना दिमाग में एक अलग से मेमोरी बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर सच बोलेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो एक तो आपका ये फायदा हो गया। और जब भी कोई लाई को झूठ चीज होती है तो उसको हमेशा कवर करना पड़ता है। ठीक है, कई बार आपने आपका स्लिप ऑफ टंग हुआ और वहां पे आपका जो है भेद उसमें खुल सकता है, तो इसलिए बेटर है कि राइट, स्पीक एंड एक्सप्रेस ट्रूथ एंड ट्रूथ ओनली। सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा सच बोलो, सच लिखो और सच ही एक्सप्रेस करो। तो ये इसमें आपको बोला गया है। तो कोई भी आप डिसीजन लोगे तो उसमें देखना है कि ये सही है, सच्चा है। सेकंड, इज इट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो किसी के ट्रस्ट का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इफ समवन हैज ट्रस्टेड यू नेवर मिसप्लेस दिस, तो किसी ने आप पे भरोसा किया और कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट आप तोड़ रहे हो। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ मैनी रिलेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेशन। आपके बिजनेस में भी आपकी अच्छी डीलिंग है, आपका अच्छा भरोसा आपके सप्लायर से जिनसे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं और जिनको आप अपना फाइनल गुड्स बेच रहे हैं, तो उनके बीच में और आपके बीच में किसी भी टाइप का ट्रस्ट का ब्रीच ये सब नहीं होना चाहिए। अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन लैंड यू इन जेल, तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वहां आपने विश्वास तोड़ा तो उससे आपको जेल भी हो सकती है। अ पार्टी हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी विल लूज ऑल द गुडविल एंड कसूर, तो कोई भी कंपनी जिस जिस जो ट्रस्ट नहीं है, मतलब जो सच नहीं बोलती, जो हमेशा झूठ बोलती है, तो उसकी जो गुडविल है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती और धीरे धीरे उसका बिजनेस भी जो है आउट ऑफ चला जाता है, बाद में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। तीसरा है, इज इट रिस्पेक्टफुल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी मैन और जो मैटर्स है उनकी पूरी वो रिस्पेक्ट करे, चाहे वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हो या वहाँ के कलीग्स हो। तो सबकी उसके चाहे कस्टमर्स हो, सबकी उसको प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और एवरीवन हैज हिज ओन स्टेटस एंड ए प्लेस इन द आइज ऑफ पीपल अराउंड, तो हर कोई पर्सन जिसके बीच में रहता है वहाँ पे उसका अपना स्टेटस रहता है, अपनी एक जगह रहती है, तो उस तरह से हमें सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इज इट रिस्पॉन्सिबल, तो हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्स सिटीजन के तौर पे हमें काम करना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग एंड हैविंग कंट्रोल ओवर और केयर ऑफ समवन एज अ पार्ट ऑफ ऑन जॉब। तो हमें अपने काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के काम करना है। इज इट फेयर, तो जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये सही है, ये गलत तो नहीं है। और
अगर आप सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं और एक अच्छी खासी अगर आपकी रेपुटेड कंपनी है, तो हमें ये जो फेयरनेस की पॉलिसी अपनी हर डीलिंग में इसको मेंशन करना चाहिए। हमें हर डील को फेयर होके काम करना चाहिए। फेयरनेस का इसमें मतलब किस तरह से बोला गया? फेयरनेस मीन्स ट्रीटिंग पीपल और मैटर विद इक्विटी विदाउट एनी फेवरिज्म और डिस्काउंट। फेयरनेस का मतलब हर तरह के लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट कीजिए, किसी के साथ कोई भेदभाव मत कीजिए। यहाँ पे इसकी बात की गई है। जैसे कोई अगर आप एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम अगर लगा ला रहे हैं, तो हर एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो छोटी रैंक के हो चाहे वो बड़ी रैंक के, तो सबको इक्वल बेनिफिट इसमें देना चाहिए। तो वो हो जाएगा हमारा इज इट फेयर वाला डिसीजन। यानी जब भी आप सोच रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना है, तो फेयर वे में वो होना चाहिए। इज इट कंपैशन, मतलब हमें सहानुभूति भी रखनी है। कंपैशन इज अ फाइन ह्यूमन क्वालिटी। दूसरों के लिए सहानुभूति रखना, दया रखना, ये ह्यूमन की क्वालिटी रहती है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ शोइंग ए सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर द फेलो बीइंग। आपके जो साथ के लोग हैं उनके लिए उनकी चिंता करना, उनके बारे में सोचना, तो ये आपकी क्वालिटी को बोला जाता है कंपैशन। वी शुड नॉट हेजिटेट टेकिंग सर्टेन डिसीजन ऑन कंपैशन ग्राउंड। तो कई बार हमें कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो कि हमें लेने चाहिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई फीमेल एम्प्लॉयज़ है और उसके बेबी हुआ और वो मैटरनिटी लीव में थी। अब कुछ इश्यूज हो गए जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा और अपना मैटरनिटी लीव को एक्सटेंड करना है, तो अगर आप कंपैशनल बैकग्राउंड के हिसाब से सोचें तो आपको ये एक्सटेंड करके देना चाहिए। या कोई लेडी स्टाफ है और वो अकेली रह रही है किसी जगह पे, उसके हस्बैंड किसी दूसरी जगह पे है, तो उनको आप कंपैशनल ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना नॉर्मल से, क्योंकि वो डिजर्व कर रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत है। तो वो भी आपका एक इथिकल डिसीजन माना जाएगा। और किसी के कोई आपका एम्प्लॉय जिसका जो बच्चा है पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, चाइल्ड जो है काफ़ी ब्राइट है, तो उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उसके एजुकेशन के पर्पज़ के लिए भी अगर आप दे एज ए इंक्रीमेंट, तो ये भी एक अच्छा इथिक्स माना जाएगा। नेक्स्ट है इज इट सिविल। इज इट सिविल? वी कीप कंप्लेनिंग अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड टू अस एवरी नाउ एंड देन बट कीप डूइंग द सेम टू अदर्स। मतलब हम दूसरों से बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर रहे। वी शुड नॉट ऑलवेज वेट फॉर अदर्स टू बी सिविल। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला सिविल वे में ट्रीट करेगा तभी हम करेंगे, बट टू ए बिट फ्रॉम आवर साइड वॉलंटरी। तो हमें खुद की तरफ से जो है वॉलंटरी वे में सिविल तरह से बिहेव करना चाहिए। बीइंग सिविल ऑल्सो मीन बीइंग कर्टेशियस और पोलाइट। मतलब हम अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस दिखानी है। ठीक है, हमें पोलाइट तरह से सामने का बिहेव हमें करना है। तो मान लीजिए आपके ऑफिस में आप हैं और आपके ब्रांच मैनेजर है, तो अगर आप अपने ब्रांच मैनेजर से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो मुझसे बहुत पोलाइटली बात करेगा तभी मैं करूँगा, आप उनके बारे में ऐसा सोचेंगे, वो आपके बारे में सोचेगा, तो कभी भी पोलाइटनेस ये सब नहीं आ पाएगी। तो बेटर है कि एक को वॉलंटरी वे में शुरुआत करनी पड़ेगी, और इससे जो है अच्छा खासा भाईचारे का माहौल जो है आपके ऑफिस में, आपके इन्वायरमेंट में बनता है। फिर नीचे बोला है क्रिएट एन इथिकल फ्रेमवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है जो कि इथिकल होना चाहिए। ठीक है। और द फॉलोइंग क्वालिटीज इन ईच एंड, और इथिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हर मेंबर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये सारी जो है क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए। कौन कौन से इसमें क्वालिटीज की बात की गई है? पहला है ट्रस्ट। एक्शन ऑन एवरीवन पार्ट्स बिकम्स द एक्शन ऑफ द कंपनी। देयरफॉर ऑल शुड एक्ट इन द वे दैट। तो मतलब हर किसी को ट्रस्ट, मतलब सही सच बोलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसका होगा, और इससे जो रेपुटेशन वो भी बढ़ेगी। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टली आर द फाउंडेशन। अगर कोई ट्रस्ट में डेफिशिएंसी है तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी उसको दूर कर सकती है। इस क्वालिटी के साथ कंपनी अपनी मार्केट में रिलेबिलिटी को भी जो है बढ़ा सकती है। जैसे टाटा कंपनी की अच्छी खासी इमेज है, ठीक है, और भी कई सारी कंपनी है जिन्होंने अपनी एक अच्छी इमेज बना रखी है ट्रस्ट की टर्म में, कि इस प्रोडक्ट पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो ट्रस्ट है। और ट्रस्ट आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर भी होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होना चाहिए। और ट्रस्ट डेफिशिएंसी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इंटीग्रिटी, ऑनेस्टली। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है, तो उससे आपका ट्रस्ट जो है बिल्डअप होता है। सेकेंड है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल शुड बी द मंत्र। तो सिंपल सी बात है कि हमें सभी की जो है रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपके कॉम्पिटिटर्स हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। और यू मे डिसएग्री एट टाइम बट बी रिस्पेक्टफुल। कई बार आप ये हो सकते हैं कि सामने वाली बात से आप एग्री नहीं कर रहे, बट इसका ये मतलब नहीं आप उसको रिस्पेक्ट ना करें। भले आप उनकी बात से डिसएग्री है, तो आप रिस्पेक्टफुल वे में ये बात इसमें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल। आपको जो है जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेवर फॉरगेट दैट एवरी एक्शन कम्स विद consequences एंड देयरफॉर नेवर हर्ट और इंसल्ट। हमें दूसरों के, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के हमें काम करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, दूसरों को कभी हर्ट या इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ डिसिप्लिन खुद में रखना चाहिए ताकि कोई इराटिक बिहेवियर या फिर आपका कुछ रैश, इस तरह की चीज़ें जो है क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट है फेयर। अ कंपनी इज स्टोइक बट नॉट इट्स मेंबर। स्टॉइक वर्ड का मतलब होता है जो कि न्यूट्रल होता है।
ठीक है, जो उदासीन है, जो कि भला बुरा कुछ नहीं समझता, तो कंपनी तो बिहेव नहीं कर सकती, बट उसके जो मेंबर्स है, उसके जो एम्प्लॉयज है, वो जरूर बिहेव कर सकते हैं। अ कंपनी कैन एंजॉय पेन और हार्डशिप बट नॉट द पीपल रनिंग इट। लाइक गुड टाइम्स बैड टाइम्स, तो लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही है कि अच्छा टाइम आ रहा है, खराब टाइम आ रहा है, कंपनी के साथ भी ऐसा हो रहा है। The point is that company culture will adopt policy that will make people learn good qualities like fairness। तो कंपनी का कल्चर ही ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि फेयरनेस तरह से काम करना है। और टेक सक्सेस विद ह्यूमिलिटी, अगर आपको सक्सेस मिली है तो ह्यूमिलिटी के साथ लीजिए, अगर आप हारे हैं तो ग्रेस के साथ लीजिए। तो इस तरह की क्वालिटी आपके एम्प्लॉयज के अंदर इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है केयर। रिस्पेक्ट एंड केयर शुड ऑलवेज बी यूनिवर्सल, मतलब हमेशा जो है रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। डिस्प्ले योर केयर टू एवरी वन वेदर ही इज अ वर्कर और ए कस्टमर और कॉम्पिटिटर, तो आपको रिस्पेक्ट देनी है, केयर करनी है, चाहे आपका वर्कर हो, चाहे आपके कस्टमर्स हो, या आपके कॉम्पिटिटर हो। यू केयर मोर फॉर योर रेपुटेशन एंड नॉट फॉर जस्ट प्रॉफिट, तो अपने रेपुटेशन की आपको ज़्यादा चिंता करनी है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट की। फॉरगेट एंड फॉरगिव नेचर विल ऑलवेज हेल्प यू मूव। फॉरगेट मतलब भूल जाओ, माफ कर दो, ये चीज आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। डोंट केयर फॉर पास्ट मिस्टेक एंड रिवर्सल बट ऑलवेज लर्न फ्रॉम। पास्ट में कुछ आपने गलती की तो उसकी चिंता मत कीजिए, उससे कुछ आप लोग सीखिए। लास्ट आपका पॉइंट आता है सिविक। द कंपनी शुड एक्सिबिट ए सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी, सिविक वे में उसको जो है बिहेव करना चाहिए। उसके आसपास के जो भी सराउंडिंग में जो जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ और केयर के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। जो भी उसका लोकल कल्चर या जो इन्वायरमेंट है, या जो मदर अर्थ है, तो उसको भी उसको सेव करना चाहिए। तो कुछ कंपनीज ऐसा करती है, वो ऐसे चीज़ें करती है जो कि ग्रीनरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अपना सिविल इस राइट के तहत वो उसको करती है। और चलिए, ये वाला टॉपिक यहाँ पे आपका हो गया। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड डिसीजन के बारे में बताया गया। ठीक है, एक बार इसको हम लोग गो थ्रू करते हैं। टॉपिक हमारा कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल। देयर आर मैनी मॉडल वी सजेस्ट फ्रेमवर्क। तो कई सारे हमने मॉडल देखे जो कि आपको एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए बताते हैं। और इथिकल, अगर हम साउंडनेस की बात करें कि मतलब ऐसा डिसीजन जो कि इथिकली सही हो, तो इसके लिए कई सारे मॉडल बने हैं। और जोसेंसन इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स ने भी कई सारे मॉडल बनाए। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर अ डिसीजन इज मॉरली और एथिकली। तो इसमें एक फ्रेमवर्क बताता है और उससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है वो इथिकली और मॉरली ठीक है कि नहीं है। इसमें 6 पिलर्स है। आपका जो मॉडल है आपका जोफेंसन वाला, इसमें 6 मॉडल है। वो कौन कौन से हैं? ट्रस्ट वर्दीनेस, रिस्पेक्ट, भरोसा करना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फेयरनेस और सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये 5, ये 6 जो पिलर्स है इस मॉडल के हैं। तो मॉडल सजेस्ट अ 7 स्टेप पाथ टू बेटर डिसीजन। तो अच्छे डिसीजन के लिए इसमें 7 रास्ते और भी 7 स्टेप्स हमें और भी बताएं कि किस तरह से हमें करना चाहिए। तो इसके जो 6 मॉडल की बात करें, तो मॉडल कौन से? ट्रस्ट वर्दीनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेयरनेस, सिटीजनशिप। और इसके जो 7 स्टेप पाथ की बात करो कि 7 स्टेप है जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपको सही डिसीजन लेना है इथिकली। तो कौन कौन से? स्टॉप एंड थिंक, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा रुकिए और सोचिए। क्लैरिफाई गोल्स, अपना जो गोल है क्लैरिफाई कीजिए कि ये उसके हिसाब से है जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। डिटरमाइन फैक्ट, क्या चीज़ें सही है, कौन कौन से फैक्ट्स है, तो उसको आपको देखना है। डेवलप ऑप्शंस, अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन है तो देखना कि कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, और उन ऑप्शंस में भी वो वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है जो कि इथिकली ठीक हो। कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेज, तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे वो भी हमें चेक करना है। चूज, और फिर आपने ऑप्शंस देखे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो, उसके हिसाब से आपको जो है रास्ता चुनना है। मॉनिटर एंड मॉडिफाई, जो भी आपने सेलेक्ट किया, जो भी आपने डिसीजन लिया, तो उसको मॉनिटर करना है कि वो डिसीजन कितना सही है। अगर उसमें कुछ चेंजेस लग रहा है, आपको जरूरत है, तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडल सजेस्ट द रेशनलाइजेशन ऑफ ऑब्स्टेकल टू इथिकल डिसीजन मेकिंग एज पर रेशनलाइजेशन। तो जब भी आप इथिकल डिसीजन ले रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सोचिए। इज इट, इफ इट इज नेसेसरी इट्स इथिकल, अगर नेसेसरी है तो वो इथिकल है। तो फॉल्स नेसेसरी ट्रैप, मतलब कोई गलत तरह से आप जो है मत कीजिए। इफ इट इज इलीगल और परमिसिबल इट इज प्रॉपर। इफ इट इज लीगल एंड परमिसिबल, अगर आपका जो डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो लीगल और परमिसिबल है, मतलब अलाउ है, तो ये प्रॉपर है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ जॉब, ये काम का ही हिस्सा है। इट इज ऑल फॉर गुड कॉज, आई जस्ट वॉन्टिंग डूइंग इट फॉर यू, और आई वॉज जस्ट फाइटिंग फायर विथ फायर। इट डजेंट हर्ट एनीवन, किसी को ये हर्ट ना करे। एवरी वन डूइंग इट, हर कोई ऐसा कर रहा है। इट्स ओके इफ आई डोंट गेन पर्सनली, मतलब ये ओके, मतलब ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अगर मुझे पर्सनली गेन नहीं मिल रहा। आई हैव गॉट इट कमिंग, मुझे ये चीज़ मिली। आई कैन स्टिल बी ऑब्जेक्टिव। तो कुछ चीज़ें जो है जो भी आपके ऑब्स्टेकल है, ठीक है, जब भी आप इथिकल डिसीजन ले रहे हैं, तो इनके बारे में भी आपको एक बार सोचना है। द मॉडल इन्वॉल्व द गोल्डन रूल, तो जो मॉडल की इसमें बात की गई है तो इसका एक गोल्डन रूल है। रूल बहुत सिंपल सा है, हेल्प व्हेन यू कैन, तो जब भी आप हो सके हेल्प कीजिए। एंड अवॉइड हार्म व्हेन यू कैन, तो जब भी आपको लग रहा है कि आप किसी को हार्म कर सकते हो तो उसको अवॉइड कीजिए। मतलब अगर किसी की आप हेल्प कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए,
लेकिन अगर आप किसी को हार्म करने जा रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यही आपका गोल्डन रूल है एथिक्स का। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रिंसिपल दैट इन जनरल द कंपनी शुड मेक डिसीजंस दैट प्रमोट द ग्रेट अमाउंट ऑफ मॉरल जजमेंट। तो कंपनी को इस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए जो कि मॉरल जजमेंट के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया और इसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और ये शायद आपका इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम लोग गो थ्रो करेंगे, उससे पहले इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि इसमें क्या था। यहाँ पे हमने क्या किसके बारे में बात की, हमने इथिकल की बात की कि जब भी हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इससे पहले तो हमने कई सारे मेथड्स पढ़े, ठीक है, जिससे हम एक अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं। पर ज़्यादातर मेथड हमारे प्रॉफिट के आसपास ही है कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए, कम से कम खर्चा लगे, तो हम ये सोचते हैं, तो मतलब खुद के बारे में सोच रहे हैं, बट हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो टॉपिक ही हमारा इथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रिलेवेंट टू डिसीजन, यानी जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको इथिकल और नॉन फाइनेंशियल वे में सोचना है। फिर से बोला कि हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उनके साथ ही हम रह सकते हैं, अकेले हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके आसपास के लोग, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज, उन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको सोच के फिर जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। इथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, इसमें जब भी आपको डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ये सच है, और कहीं किसी का ट्रस्ट तो ब्रेक नहीं हो रहा, क्या जो भी डिसीजन है वो रिस्पेक्टफुल है, मतलब हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, कलीग की, अपने कस्टमर्स की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, और क्या ये फेयर है। और कंपैशन मतलब तो सहानुभूति, ठीक है, कंपैशनेट मतलब सहानुभूति के साथ हम दूसरों की फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को समझ के जो है उसको किसी तरह से जो है सपोर्ट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। इज इट फेयर में है कि क्या हम कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे, ठीक है, भेदभाव तो नहीं कर रहे, किसी स्पेशल को फेवर तो नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेशन को तो नहीं बढ़ावा दे रहे। तो ये चीज़ हमें देखना चाहिए। इज इट सिविक, इसका मतलब हम हमेशा सामने वाले का वेट नहीं करेंगे कि वो हमारे से बहुत अच्छे से जो है पोलाइट वे में बात करेगा तभी हम करेंगे, तो हमें वॉलंटरी वे में जो है इसको शुरू करना चाहिए। फिर बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही ऐसा होना चाहिए, कल्चर बोलते हैं ना, कल्चर, तो कल्चर ही आपको एथिकल जनरेट करना है, जो ट्रस्ट जो है बिल्डअप होना चाहिए। ट्रस्ट से क्या होगा कि जो लोग हैं एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, और मतलब इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से जो है काम किया जाएगा। रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट दिखानी है, और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी के लिए रिस्पेक्ट, ये आपका मंत्र होना चाहिए, चाहे आपको कस्टमर्स हो, एम्प्लॉय हो, कॉम्पिटिटर, सबको आपको रिस्पेक्ट देनी है। हो सकता है कि आप बहुत बार डिसएग्री हो, पर आपको रिस्पेक्ट जो है इसमें बिल्कुल देनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल, तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय के तौर पर जो है काम करना चाहिए। फेयर, जो कंपनी है उसके जो मतलब फेयर वे में उसको जो है डील करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन इसमें आए। केयर एंड रिस्पेक्ट, ये आपका बिल्कुल यूनिवर्सल इसमें होना चाहिए। लास्ट है सिविक, कंपनी को जो है अपने जो लोकल कल्चर है, इन्वायरमेंटल है, मदर अर्थ है, उन सबको जो है सेव करने का कोशिश करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो इस मॉडल में किसके बारे में बात की गई है, कई सारे मॉडल इसको लेके बनाए गए हैं, और जोसेफसन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स ने एक मॉडल बताया, उसमें उन्होंने बोला कि 6 पिलर्स हैं इनके मॉडल के। वो 6 पिलर्स कौन से, ट्रस्ट वर्दिनेस, भरोसा, रिस्पेक्ट, सामने वाले की इज्जत देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहेव करना, फेयरनेस मतलब किसी पे भेदभाव नहीं करना, सिटीजनशिप के तौर पे सोचना। तो ये 6 पिलर्स इसके द्वारा दिए गए। इसके जो मॉडल है वो 7 स्टेप में होते हैं। स्टॉप एंड थिंक, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए, अपने गोल्स को क्लैरिफाई कीजिए कि मेरा ये गोल है, इसके हिसाब से डिसीजन लेना है। फिर एग्जैक्टली जो फैक्ट्स है उस फैक्ट को डिटरमाइन करना है। फिर आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं, फिर देखना है कि इस डिसीजन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे, उसके बाद डिसीजन चूज करना है, उसके बाद आपको मॉनिटर और मॉडिफाई इसमें करना है। फिर यहाँ पे कुछ रैशनल चीज़ें बताई गई है कि ये मेरे काम का ही पार्ट है, अगर लीगल और अगर परमिसिबल है तो ये प्रॉपर ही होगा, और इफ़ इट इज़ नेसेसरी मतलब अगर ये ज़रूरी है तो इथिकल ही होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इसमें बताई गई है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक गोल्डन रूल की बात की। गोल्डन रूल है कि जब भी हो सके तो दूसरों की आप मदद करो, और हो सके अगर आप दूसरों को हार्म करने वाले तो उसे इसका बिल्कुल अवॉइड करो। चलिए, ये थोड़ा सा हमने इथिकल के बारे में समझ लिया, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, आपका थ्योरी वाला एग्जाम्पल है, इसमें हमसे पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके का आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर पूछ लेंगे तो उसको शायद 1-2 नंबर का या 2-3 नंबर का केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं। इथिकली आपको 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे कि कौन से वाला ऑप्शन आपको लगता है कि सही है। तो चलिए क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं और फिर हम लोग उसका आंसर भी देखेंगे। एक स्पॉट्सपियर स्प्रिंटर के नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, स्पॉट्सपियर की चीज़ें वो बनाती है, और मल्टीनेशनल मतलब एक से ज़्यादा कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। अभी की बात करते हैं 23 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये फैली हुई है। हाउएवर द कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव इवन अ सिंगल फैक्ट्री दैट इज ऑन, पर इसकी कोई एक फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री क्या जहाँ पे ये स्पॉट्स पेयर जो है बना सके, तो इस चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो है उसकी फैक्ट्री नहीं है। फिर फैक्ट्री नहीं है तो किस तरह से काम चल रहा है, तो वो अब देखेंगे। द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटली सब कॉन्ट्रैक्ट टू 175 मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन कंट्रीज एंड रीजन अक्रॉस। तो अब ये इसकी 23 ब्रांचेस है, ठीक है, इस कंपनी की 23 ब्रांचेस है, पर इसकी खुद की एक भी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे ये स्पोर्ट्स वेयर बना सके।
जो चीज़ें स्पोर्ट्समैन इस्तेमाल करते हैं ना उनके काम की उनकी चीज़ें स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग उन सबको यहाँ पे बोला गया स्पोर्ट्स में। तो अब एक भी कंपनी नहीं है लेकिन इसकी 175 कंट्रीज में क्या है सब कॉन्ट्रैक्टर। इसने क्या किया उसको जैसे हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं ना आउटसोर्सिंग, तो बिल्कुल ये है कि इन्होंने 175 फैक्ट्रीज को आउटसोर्स किया जो कि इनके लिए जो है सामान बना के इनको देती है, स्पोर्ट्स वेयर इनको बना के देती है, तो उसकी वजह से जो इनका काम चलता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें समझ में आ गया। और रीजन विद रिलेटेड चीप ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऐसे ऐसे रीजन में इसके ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जहाँ पे इनकी जो कॉस्ट है बहुत सस्ती आती है, तो इनको भी सस्ता मिल जाता है और ये फिर बेच के अपना मार्जिन अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। फिर इनकी जो जहाँ से ये लोग सामान लेते हैं ना वो जो फैक्ट्री है वो इनसे सामान लेती है, मतलब ये फैक्ट्री में सामान बनता है और वो इनको ट्रांसफर करती है। और सप्लायर से आप बोल सकते हैं वहां से जो है गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये आगे उसको बेच के अपना प्रॉफिट अपना जो होलसेलर को आगे करके जो है बेच के अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इस तरह से जो है काम चलता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि न्यूज़ आई अलग अलग जगहों से अलग अलग नेशन से, अ, उसमें बोला गया कि जो चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया जा रहा है, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, आउटसोर्सिंग की है, तो वो जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर है, मतलब बच्चों से काम कराया जा रहा है। और कई सारी कंट्रीज में तो ये बैन है, मतलब अगेंस्ट द लॉ है। और लेकिन फिर भी कई सारी जगह पे इसको जो है चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि चाइल्ड लेबर में जो है सस्ता बहुत हो जाता है, जैसे बाकी को अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये करें तो चाइल्ड को आप 500 रुपये से भी काम करवा रहे हैं, तो एक तरह से आप बच्चों का एक्सप्लोटेशन इसमें कर रहे हैं। These nations don't have any factories that employ minors in the direct capacity. Instead, they hire independent contractor. तो ये जो फैक्ट्रीज हैं ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली माइनर को नहीं एम्प्लॉय कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर जो है माइनर से काम करा रहे हैं। ठीक है, वो इलीगली जो है माइनर को यंगस्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं ताकि उनको बहुत सस्ता आ जाए, सस्ती कॉस्ट इसमें पड़ जाए। फिर इसमें बोला है कि ये जो कंपनी है स्प्रिंटर ये सिर्फ फैक्ट्रीज के साथ डील कर रही है, कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर रही, मतलब जो स्टाफ है जो मतलब जिनको रखा हुआ है लेबर के तौर पे तो उनका इससे कोई रोल नहीं है। और इस कंपनी ने पहले तो ये दिखाया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई इशू है ही नहीं। फिर बाद में जो है इस कंपनी के ऊपर और भी बातें आगे बढ़ी इसके रिगार्डिंग कि इस तरह से जो है आप जहाँ से सामान ले रहे हो वहाँ पे चाइल्ड लेबर ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ रही है। मतलब हम ऐसे कॉर्पोरेशन अगर देखें तो इसने वैसा कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं किया, इसने कहीं से आउटसोर्सिंग किया, वो लोग आगे जो है चाइल्ड को लेबर रख रहे हैं, तो उसमें इसका ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, इस तरह से ये बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इस कंपनी के, उन्होंने जो है हाउएवर हैव बीन कंपेल्ड टू, उनको जो है कंपेल किया गया कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि हम समाज में रह रहे हैं तो हमारे समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको कुछ स्टेप लेने चाहिए, ऐसा इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपेल किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया कि इसमें किस तरह से जो है काम चल रहा है। फिर इसमें पूछा हमसे दो चीजें पूछी कि डिस्कस वाई प्रिंटर स्पोर्ट्स पे वुड शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू, तो उनको ये इशू के बारे में क्यों ध्यान देना चाहिए, पहली बात ये बोला गया। दूसरा बोला कि क्या क्या एक्शंस वो कर सकती है ताकि इस इशू को रिजॉल्व कर सके, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चंस का आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें बोला क्या है। इसमें एक कंपनी है जो कि स्पॉट्स पेयर बनाती है, 23 नेशंस में वो बेचती है। ठीक है, लेकिन इसकी ऐसा कोई फैक्ट्री कहीं पे भी नहीं है। ये करती क्या है कि ये सारा काम आउटसोर्सिंग करती है। ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं अलग अलग 175 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको सामान बना के बेचते हैं, इस तरह से जो है ये चलता है। अब इशू क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने भी आगे से कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो लोग क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट इनके पास पहुंच रहा है तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से जो इनके ऊपर प्रेशर आया कि आपको कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हम तो उनसे डायरेक्ट लिंक्ड ही नहीं है, हम तो उन फैक्ट्रीज से लिंक्ड है जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो इसमें हमारा कुछ, हम इस तरह से नहीं कुछ बोल सकते। पर फिर भी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपेल किया गया कि आपको कुछ इसके लिए स्टेप लेने चाहिए, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या उसको स्टेप लेने चाहिए, और फिर सेकंड में पूछा जा रहा है कि उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो बोला है कि कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेशंस अपनी कॉस्ट देखती है, अगर उनको सस्ता पड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग को दे देती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बाहर के रीजन को दे दिया या किसी बाहर के नेशन को दे दिया तो उसमें क्वेश्चन नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। अ कंपनी माइट नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली अकाउंटेबल, तो कोई भी अनएथिकल बिजनेस हो रहा है उसके वेंडर के द्वारा, वो कुछ अनएथिकल कर रहे हैं तो उसके लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल उसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एसबीआई बैंक है या कोई भी एक बैंक है, उसने किसी आउटसोर्सिंग को रखा हुआ है। ठीक है, वहां से वो आउटसोर्सिंग से कुछ वो चीजें खरीद रहा है, मान लीजिए एसबीआई मान लीजिए कुछ A4 शीट पेपर खरीद रहा है या प्रिंटर कहीं से खरीद रहा है मान लीजिए अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए, वो बस फर्क इतना है कि ये डायरेक्टली अपने यूज के लिए कर रहा है और ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है प्रोडक्ट लेके आगे बेच रही है एज होलसेलर को। ठीक है, अब ये जो वेंडर है कुछ गलती करे तो उसके लिए एसबीआई को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे बोली गई कि ये कंपनी बोल रही है कि स्प्रिंटर कंपनी बोल रही है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से सामान लिया, वो कुछ गलती करे तो उस पर हम कैसे रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे कॉर्पोरेशन देखें तो उनका गलती नहीं है, बट अगर हम ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखें तो ये जरूर कर सकते हैं, मतलब इनको लीगली गलत नहीं ठहराया जा सकता, लीगली तौर पे गलत नहीं है।
ठीक है, वही इसमें बोला है कि अगर हम मॉरल वे में सोचे तो मॉरल वे में ये गलत है, अगर हम लीगली सोचे तो ये लीगली गलत नहीं है। और यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कोई भी अनएथिकल बिहेवियर उसके वेंडर्स करते हैं, तो उस केस में कॉर्पोरेशन के तौर पे, कंपनी लॉ के तौर पे, कानून की नज़र में इथिकल, ये इथिकल है, मतलब ये कुछ गलत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम अपनी मॉरल ड्यूटी के हिसाब से सोचे, इथिकल वे में सोचे, तो हमें कुछ इसके लिए करना चाहिए। और ये जो है जो वर्कर्स जिनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, मतलब उसको ऐसा क्यों करना चाहिए, इसमें ये पूछा था ना कि वाई दे शुड, उनको इस अटैम्प्ट के बारे में क्यों सोचना चाहिए कि उनको इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। सो उसका आंसर है क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो इन्वॉल्व है उसी काम में, जो प्रोडक्ट उनके पास पहुंच रहा है तो वो चिल्ड्रन के द्वारा बनाया जा रहा है कई जगहों पे, कई कंट्रीज में, ताकि कॉस्ट कटिंग हो, सस्ता हो जाए। तो जो प्रोडक्ट उनके पास पहुंच रहा है वो चिल्ड्रन की वजह से हो रहा है, छोटे बच्चों की मेहनत से है। तो उनका पूरा राइट है कि उनको एजुकेशन मिले। तो ये लॉ के अगेंस्ट भी है कई सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी ये अगेंस्ट लॉ है। कई सारी फैक्ट्रीज के रूल्स है, तो रूल्स में बोला गया है कि चिल्ड्रन को आप ऐसे लेबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और any negative news concerning the manufacturing process of its product has a potential to harm the company business। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है इस कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इससे इसके बिजनेस को भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए बाद में जो कस्टमर है उनको पता लगता है कि ये जिनसे इन्होंने वेंडर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर चाइल्ड को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर न्यूज़ में खबर आती है तो रेपुटेशन रिस्क भी इसको बहुत फेस करना पड़ सकता है, फिर बाद में इसकी जो गुडविल है वो भी बहुत इम्पैक्ट हो सकती है। मॉरली इम्पैक्ट हो रहा है पर उस टर्म में भी जो इम्पैक्ट हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको स्टेप्स लेने चाहिए। और लीगली तो इस कंपनी का कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब लीगल तौर पे हम कहीं नहीं बोल सकते कि आपने गलत किया। बट अगर हम ऐसे मॉरल तौर पे देखें, इथिकल वे में देखें, तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन हम इसमें देख सकते हैं। सेकेंड है सजेस्ट सम ऑफ द एक्शन दैट द कंपनी कैन टेक टू एड्रेस दिस इशू। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है। तो सेकंड में जो सॉल्यूशन बताया, तो सॉल्यूशन यही है कि वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, वो बोलेगी अपने कॉन्ट्रैक्टर को कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और हमारे ये कोड ऑफ कंडक्ट है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर आपको नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, इस तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी। जो भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ या तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना चाहिए या फिर आपको कुछ पेनल्टी ये सब चीज़ें इसमें लगानी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, कि हम हायरिंग प्रोसेस को लेके, ठीक है, किन को आप हायर कर रहे हैं उन सबको लेके एक सर्टेन एज हम डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। और कई बार जो काम है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा था कि जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, इसी पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन है। तो हम काम को लेके भी कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं कि जो भी आपकी फैक्ट्री, वहाँ का जो एटमोसफियर है, वर्किंग जो कंडीशन है, एम्प्लॉय के लायक होना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ का वायबल होना चाहिए। और क्या तरीका है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑडिट करा सकते हैं। और और वो जो हमारे सप्लायर है उनको हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आपके जो लॉज है, जो भी कानून है वो आपको मानने चाहिए, जिस भी कंट्री में हो आपकी कंट्री के जो लॉज है उन कानून को आपको मानना चाहिए, इसको भी कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। और एक ऑडिट टीम का भी उसको इंतजाम करना चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चर के सभी स्टेजेस को जो है, फॉलोअप स्टेजेस को जाकर चेक करेगी कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, तो उनको या तो वो पेनल्टी लगाने का काम करेगी या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक का भी काम कर सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट करती है। तो ये सारे जो है स्टेप ले सकती है जिससे इस इशू को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन, और इसके साथ आपका चैप्टर भी ये यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। चलिए शॉर्ट में इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिंपल सा था कि एक स्पोर्ट्स पेयर एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 23 अलग अलग कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है। और इसकी एज सच कोई सिंगल फैक्ट्री इसकी खुद की नहीं है जहाँ पे प्रोड्यूस करती है। इसने कॉन्ट्रैक्ट दी है 175 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। फिर बाद में कुछ न्यूज़ में खबर आती है कि जो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसमें से कुछ प्लांट्स में चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल किया जा रहा है काम के लिए, और वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो इससे निपटने के लिए जो है इस ऐसे अगर ऐसे कंपनी देखे, ऐसे कॉर्पोरेशन देखे, तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इनके जो वेंडर्स है उनका इन पे कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, हाउ हैवर बी कंपेल्ड टू कंट्रोल, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है इन फैक्टर्स के खिलाफ कुछ एक्शन ले, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है कि ये जो कंपनी है इनको क्यों इस इशू के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड बोला है कि वो क्या क्या कर सकते हैं ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। तो पहली चीज़ बोले कि उनको इस इशू के बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो अगर एज हम कंपनी देखें, तो एज ए लॉ देखें, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो वेंडर्स है, ठीक है। लेकिन अगर हम एज ए मॉरल वे में सोचे, इथिकल वे में सोचे, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। एज ए सोसाइटी, एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम देखें तो उनको कुछ ना कुछ इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। बाद में अगर रेपुटेशन रिस्क भी होता है, मान लीजिए कहीं से पता लगता है कि ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको
जिस जगह से लाया जाता है वो चाइल्ड बनाते हैं, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्टर चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे इनकी इमेज बहुत खराब हो सकती है, फ्यूचर में इनको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने पड़ सकते हैं। और चिल्ड्रन का पूरा राइट है एजुकेशन का, तो उनको अगर इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी बहुत गलत है। और फैक्ट्रीज में, माइंस में उनको बहुत बुरी कंडीशन में काम कराया जाता है और उनको पेमेंट बहुत ज़्यादा कम दी जाती है। तो ठीक है, इसी यही रीज़न है जिसकी वजह से इनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। अब सेकंड में पूछा कि उनको क्या स्टेप लेने चाहिए, तो स्टेप कुछ वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन होना चाहिए कि कम से कम कितने लोग, अगर हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने लोगों का एज कम से कम कितना होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस को लेके भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती है और बोल सकती है कि वहाँ के एप्लीकेबल लॉज और उन सबको आपको मानना चाहिए। साथ में वो ऑडिट भी करा सकती है। अगर ऑडिट में पता लगा कि कोई भी कंपनी उनके कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो कर रही, तो वो या तो उनको फाइन लगा सकती, पेनल्टी, या फिर जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रेक कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर सकती है। तो ये स्टेप जो है वो ले सकते हैं जिससे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो गया। और ये एक और भी काम कर सकती है कि ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो भी सप्लायर है जैसे उसको सामान मिल रहा है तो क्या क्या सामान मिल रहा है अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर सकती है। और उसकी इन्फॉर्मेशन की कौन सा आइटम्स किस सप्लायर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, वो कौन सी कंट्री में, वहाँ पे वर्कर्स किस तरह से, उनका एज क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपनी वेबसाइट पे जो है मेंशन कर सकती है। इसके बाद आपका ये लेटर सम अब आ गया, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कॉस्ट ड्राइवर इज, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होता है। इसमें बोला है एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इससे आपका ओवरहेड प्रोड्यूस होता है। इससे बोला है कॉमन कॉस्ट विच इज शेयर्ड ओवर कॉस्ट सेंटर, ये कॉमन कॉस्ट है जो कि शेयर की जाती है। एनी कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की कोई कॉस्ट है उसको बोलते हैं। और लास्ट है एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट, तो कोई एक्टिविटी जिससे कॉस्ट जनरेट हो रही है आपकी, जितना आपने एस्टिमेट किया उससे अलग कॉस्ट आपकी जनरेट हो रही है, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर इसका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग, तो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है उसमें कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। और तो जब हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं अलग अलग को, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जिसकी हमें कॉस्टिंग पता करनी। कॉस्ट पुल मतलब अलग अलग जो कॉस्ट है उसकी ग्रुपिंग बनाई जा रही है। कॉस्ट ड्राइवर्स ये वो फैक्टर है जिससे हमारी कॉस्ट जो है चेंज हो जाती है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा जिससे कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, गुड क्वालिटीज एंड लोअर प्राइस आर ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन ऑन इम्पोर्ट, तो जब भी आप इम्पोर्ट के लिए कोई सब्सिट्यूट लेना चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके बदले कोई सब्सिट्यूट ही मिल जाए, तो एक अच्छी क्वालिटी देखना और सस्ता रेट, तो ये दो फैक्टर्स काम करते हैं। सेकंड है, इफ ए प्रोडक्ट इज फॉर मास कंजप्शन द प्राइस एंड डिमांड इज नॉर्मल, अगर एक प्रोडक्ट आप ऐसा बना रहे हैं जिसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा लोग करेंगे, मतलब मास कंजप्शन मतलब बहुत पब्लिक एट लार्ज के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका प्राइस और जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो जनरली हाई रहेगा। तीसरा, रिलेवेंट कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड और वन टाइम कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि ये वन टाइम है या ये फिक्स्ड है, बट एक कंसेप्ट रिलेवेंट एट अ गिवन, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ये कॉस्ट रिलेवेंट है या नहीं है उस तरह से सोचा जाता है। तो यहाँ पे हमने पेट्रोल और डीजल की कार का एग्जांपल देखा था ना, तो उसमें से जो चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा रिलेवेंट कॉस्ट है, और इंश्योरेंस कॉस्ट और रोड कॉस्ट वो आपकी इरेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। तो कौन सी बातें सही है, सारी की सारी बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस में हम क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, तो कौन कौन सी एक्टिविटी है उनकी कितनी कॉस्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करते थे। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में कितना कॉस्ट ड्राइवर है जो उसकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है, वो देखते थे। और एलोकेशन रेट पर एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का जो एलोकेशन रेट हम चेक करते थे। तीसरा, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में कितना ओवरहेड का कॉस्ट है वो भी हम देखते थे। और लास्ट है ऑल ऑफ दिस, तो डी इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सी बात सही है। पहला, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस, तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में हम एक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस को जो है मेजर करते हैं, ये बात सही है। सेकंड है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर्व एज ए मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एबीएम, एक्टिविटी बेस्ड जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी जो बेस्ड कॉस्टिंग है वो मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करती है, ये बात भी आपकी सही है। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।